नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज जिस टॉपिक की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूंगा दोस्तों, वो है तुला लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक तथा समग्रह की पहचान हम कैसे करते हैं। अभी तक योग कारक, मारक और समग्रह की जो श्रृंखला हुई है, जो मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या लग्न में जो ये कारक, मारक और समग्रह को कैसे पहचानते हैं उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था, वो सेम कॉन्सेप्ट मैं आपका इधर भी यूज़ करूँगा। तुला लग्न की कुंडली में जब मैं योग कारक, मारक और समग्रह की पहचान करूँगा तो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी यूज़ करूँगा। लेकिन हाँ, आज क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा तरीका अलग करूँगा ताकि अगर आप में से ऐसा कोई भी एक भी दर्शक अगर जिसको थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न हो वो भी आज क्लियर हो जाए। इसलिए मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा लेकिन तरीका थोड़ा डिफरेंट कर दूंगा। ठीक है, आप उसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से मैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मैं आज यहाँ पे अप्लाई करूँगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन यानी एलिमिनेट कर करके मैं क्या करूँगा, कम से कम ऑप्शंस रखूँगा ताकि आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो अगर आप मेरे इस एपिसोड को डायरेक्ट देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे सभी एपिसोड को देखते हुए ही इस एपिसोड को देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और अगर आप मुझसे नए नए जुड़े हैं तब तो आप कृपया करके एपिसोड 1 से देखते हुए आएँ। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या है कि सभी कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन अब स्टार्ट हो गया है, तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो उसका फिर एप्लीकेशन करना तो दूर की बात है। सो मेरे आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी एपिसोड को देखते हुए ही इस एपिसोड पे आएँ ताकि किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में रहे नहीं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है दोस्तों तुला लग्न की कुंडली में योग कारक, मारक तथा समग्रह की पहचान। तो देखिए दोस्तों, बेसिक कुछ चीज़ें जो हमारे दिमाग में बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए, यानी हमेशा हमारे दिमाग में वो याद रहनी चाहिए, वो है राशियों का सीक्वेंस। राशियाँ जो होती हैं वो एक सीक्वेंस में आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख दिया है। अगर आप में कोई ऐसा दर्शक है जो इसको नोट करना चाहता है तो आप उसको कर सकते हैं। ये देखिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इन राशियों को नंबर से इंडिकेट किया जाता है जब भी लग्न कुंडली बनाई जाती है। तो लग्न कुंडली के सभी भावों में, सभी घरों में, ठीक है, जैसे किसी लग्न कुंडली में, कोई भी लग्न कुंडली हो उसमें 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। हर भाव में कोई ना कोई नंबर लिखा रहता है, 1 से लेकर के 12 तक का नंबर लिखा रहता है। तो जो नंबर उन भाव में लिखा रहता है वो नंबर क्या इंडिकेट करता है, एक पार्टिकुलर राशि को इंडिकेट करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी लग्न कुंडली है, उसके किसी भी भाव में 1 नंबर लिखा है तो उसका मतलब हो गया कि उस भाव में 1 नंबर की राशि मेष राशि बैठी है। अगर मान लीजिए कोई दूसरी लग्न कुंडली है, उसके किसी भाव में 4 नंबर लिख दिया है तो उसका मतलब है कि उस पार्टिकुलर भाव में 4 नंबर की राशि यानी कि कर्क राशि बैठी हुई है। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, राशियों को नंबर से पहचानना चालू कीजिए ताकि आपकी जो कैलकुलेशंस है वो फास्ट हो सके, बार बार आपको किताब के या अपने नोट्स के पन्नों को पलटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये देखिए मैंने इसको राशियों के सीक्वेंस को लिख दिया है। और क्या, एक और चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जब भी किसी लग्न कुंडली में किसी भी हाउस में आप 1 नंबर और 8 नंबर लिखा हुआ देखें तो समझ जाइए कि जहाँ पर भी 1 नंबर और 8 नंबर जिस भाव में भी लिखा है, जिस घर में भी लिखा है, उस घर के जो मालिक होंगे, जो स्वामी होंगे, वो होंगे मंगल। क्यों? क्योंकि 1 नंबर मेष राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, नंबर से हम क्या कर रहे हैं, राशि को इंडिकेट कर रहे हैं। और मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी जो होते हैं वो मंगल देव होते हैं। तो ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा रहेगा लग्न कुंडली में, उन घरों के जो स्वामी होंगे वो होंगे मंगल। जहाँ पे भी लग्न कुंडली में 2 या 7 लिखा रहेगा उसका मतलब होगा कि उस भाव के, उस घर के स्वामी जो होंगे वो शुक्र देवता होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि की होती है। ठीक है, 7 नंबर तुला राशि को इंडिकेट करते हैं 7 नंबर से, और इन दोनों के स्वामी कौन होते हैं, तो शुक्र। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में कहीं भी अगर 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ हो किसी भी भाव में, किसी भी घर में, तो समझ जाइए कि उस घर के स्वामी जो होंगे, मालिक जो होंगे, वो बुध देवता होंगे। क्यों? क्योंकि 3 और 6 नंबर बुध देवता की राशियां हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, 6 नंबर कन्या राशि, और इन दोनों के स्वामी कौन होते हैं, बुध देवता।
9 और 12 कुंडली में जहाँ पे भी जिस भी घर या हाउस में 9 या 12 नंबर आपको लिखा हुआ दिखे, आप समझ लीजिए कि उस घर के उस भाव के स्वामी जो होंगे वो बृहस्पति देवता होंगे, क्योंकि 9 नंबर की जो राशि होती है वो है धनु राशि, जिसके स्वामी होते हैं बृहस्पति, और 12 नंबर की राशि जो होती है वो होती है मीन राशि, इसके स्वामी भी होते हैं बृहस्पति। कुंडली में जहाँ भी आपको 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ मिल जाए, आप समझिए कि उस घर के उस हाउस के जो स्वामी मालिक होंगे वो होंगे शनि देवता। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 नंबर के स्वामी होते हैं, 10 नंबर की राशि होती है मकर राशि और 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि, और इन दोनों राशियों के जो स्वामी होते हैं वो है शनि। कुंडली में जहाँ भी आपको 4 नंबर लिखा हुआ मिल जाए, आप समझ जाइए कि उस घर का उस भाव का स्वामी जो होंगे वो होंगे चंद्रमा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर जो होता है कुंडली में कर्क राशि को इंडिकेट करता है, और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ, जिस भाव में भी 5 नंबर लिखा हुआ होगा, उसका मतलब हो जाएगा कि उस भाव के स्वामी होंगे सूर्य देवता। क्यों? क्योंकि 5 नंबर की राशि सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो इस तरीके से दोस्तों, जिस भाव में जिस घर में जो राशि बैठी है, उस राशि का जो स्वामी होता है, जो मालिक होता है, वही उस भाव का स्वामी बनता है। क्लियर है दोस्तों? आई रिपीट, मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि कुंडली के 12 भावों में जो भी राशियाँ बैठी रहती है, जैसे एक कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं, तो हर भाव में क्या होता है, आपकी 12 राशियाँ भी बैठती है। 12 भाव होते हैं तो राशियाँ भी तो 12 होती है, तो हर राशियों को क्या होता है, उसमें एक एक घर एक एक हाउस मिला हुआ होता है। तो जिस हाउस में जो राशि बैठेगी, उस राशि का जो स्वामी होगा वही उस हाउस का, उस भाव का स्वामी बोला जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में दोस्तों अब अच्छे तरीके से आ जानी चाहिए। आपको 1-2 बार आप इसको मेमोराइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगी। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज हमें पहचान करना है तुला लग्न की कुंडली में जो कारक मारक और समग्रह की पहचान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, तुला लग्न की कुंडली बनाते हैं। देखिए दोस्तों, तुला लग्न की कुंडली है, उसका मतलब लग्न भाव में 7 नंबर लिखा रहेगा। 7 नंबर मीन्स 7 नंबर मतलब 7 नंबर इंडिकेट करता है तुला राशि को। तो अगर फर्स्ट हाउस में मैं 7 नंबर लिखूँ तो उसका मतलब ये होगी आपकी तुला लग्न की कुंडली। अब आप गिनती के क्रम को आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गई आपकी तुला लग्न की कुंडली। अब हम इसमें योग कारक मारक और समग्रह की पहचान कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को अपनाते हैं। तो देखिए, योग कारक क्या होता है। योग कारक ग्रह कुंडली में वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। ठीक है? तो देखिए, कुंडली में टोटल 12 भाव होते हैं। फर्स्ट हाउस, 12 भाव बोलिए या उसको हाउस बोलिए। ठीक है? आप उसको भाव भी बोल सकते हैं, हाउस भी बोल सकते हैं, घर भी बोल सकते हैं, जो जिसमें आप सहूलियत फील करें आप उसको वो बोलें। ठीक है? तो ये होता है फर्स्ट हाउस, ये सेकंड हाउस, ये थर्ड हाउस, ये फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवन्थ हाउस, ये 8th हाउस, ये 9th हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस और ये 12th हाउस। अब हम योग कारक और मारक की यहाँ पहचान करेंगे तो टोटल 7 ग्रह ही हैं जो योग कारक और मारक हो सकते हैं। आई मीन इस कुंडली के बेस पे जो हम बताएंगे कि कौन कौन सा ग्रह योग कारक है, मारक और सम है, तो टोटल ग्रह कितने होंगे? 7। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राहु और केतु के बारे में तो हम यहाँ जिक्र करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को ना तो कोई राशि का स्वामित्व मिला होता है और ना ही इनको कोई घर का स्वामित्व मिला होता है। जब राशि मिली ही नहीं तो इसको स्वामित्व मिलने का तो घर मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। एक्चुअली एक थ्योरी है जिसको हम डिस्पोजिटर थ्योरी बोलते हैं। जब राहु और केतु आपकी कुंडली में योग कारक होंगे या मारक होंगे, जब उसकी पहचान करनी हो तो उस समय हम डिस्पोजिटर थ्योरी को यूज़ करते हैं। और
वो राहु और केतु के प्लेसमेंट के आधार पे बताया जाता है, जिस राशि में बैठे हैं उसके स्वामी कहाँ बैठे हैं, इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है। इसलिए मैं राहु और केतु का जिक्र यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। उनकी जो चर्चा होगी वो जब ग्रहों की प्लेसमेंट डिफरेंट डिफरेंट हाउसेज में होती है तो वो कैसा इफेक्ट देते हैं, कैसा प्रभाव देते हैं, तब बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें 7 ग्रहों में से कौन सा ग्रह योग कारक है, मारक है और सम है, उसकी पहचान करनी है। वो 7 ग्रह कौन कौन सा है? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप 7 ग्रहों को लिख लीजिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, देन शनि। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से मैंने इन 7 ग्रहों को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब चलिए, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है। तो कुंडली में योग कारक ग्रह की श्रेणी में वैसे ग्रह आते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में मिला हो और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। तो देखिए, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस जो है उसको कुंडली में त्रिकोण का भाव बोलते हैं। तो त्रिकोण के भाव के जो भी स्वामी होंगे उनको हमें क्या करना है, सबसे पहले योग कारक की श्रेणी में लिख देना है। तो देखिए, पहला त्रिकोण जो हुआ यानी फर्स्ट हाउस, जिसको जिसको पहला त्रिकोण हम बोल रहे हैं, ये पहला त्रिकोण, ये दूसरा त्रिकोण, ये तीसरा त्रिकोण, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस, ये 3 त्रिकोण कुंडली में होंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है। आप एक काम कीजिए दोस्तों, यहाँ पे योग कारक, मारक और सम के लिए एक ग्रुपिंग कर लीजिए। ठीक है, एक ग्रुप बना लीजिए जहाँ पे आप योग कारक में जो ग्रह योग कारक आएंगे उसको योग कारक की लाइन में लिखिए, जो ग्रह मारक आएंगे उसको मारक की लाइन में लिखिए, और जो सम होंगे उसको सम के लाइन में लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम पहचान करते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है। तो योग कारक वैसे ग्रह होते हैं जिनको एक घर त्रिकोण में और दूसरा घर कहीं पे भी मिला हो। तो पहला त्रिकोण हमारा ये है, फर्स्ट हाउस। यहाँ पे 7 नंबर की राशि लिखी है। 7 नंबर की राशि का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो उसका मतलब शुक्र देवता इस कुंडली में पहले योग कारक ग्रह बने। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, योग कारक की श्रेणी में पहला ग्रह जो होगा वो है शुक्र। ठीक है दोस्तों, पहला ग्रह जो हुआ योग कारक की श्रेणी में तुला लग्न कुंडली में वो है शुक्र। अब आपको क्या करना है, आपने शुक्र को लिख दिया तो अब आप शुक्र को यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, फिनिश। ठीक है, और शुक्र किसी भी कुंडली में 2 और 7, जहाँ पे भी 2 और 7 नंबर लिखा रहेगा कुंडली में, वो स्थान के स्वामी कौन होते हैं, उस हाउस के स्वामी शुक्र देवता होते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी कुंडली में 2 और 7 नंबर लिखा रहता है उसको स्वामी होते हैं शुक्र देवता। तो जहाँ पे भी 2 और 7 नंबर लिखा है उसको आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। अब इन हाउसेस को आपको देखना नहीं है। क्लियर दोस्तों? 12 हाउसेस में 2 हाउस कट गए, बचे कितने, 10 हाउस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा त्रिकोण जो है यानी 5th हाउस, यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। 11 नंबर का मतलब होता है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि देवता। तो शनि देवता को भी आप यहाँ क्या कीजिए, योग कारक की श्रेणी में लिखिए। ठीक है दोस्तों, शनि देवता भी यहाँ पे क्या हो गए, योग कारक की श्रेणी में आ गए। तो शनि देवता कुंडली में कुंडली में जहाँ पे भी 10 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ रहेगा उस हाउसेस के स्वामी क्या होते हैं, शनि देवता होते हैं। तो शनि देवता चूंकि यहाँ योग कारक की श्रेणी में आ गए तो शनि देवता के दोनों हाउसेस को आप क्या कीजिए, क्रॉस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। अब उन हाउसेस को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, 2 हाउसेस, ये 10 नंबर और ये 11 नंबर, खत्म। यानी टोटल 4 हाउसेस आपके फिनिश हो गए। अब उनको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ 12 4 हाउसेस आर एलिमिनेटेड। ठीक है, अब बचे कितने, 8 हाउसेस, 8 हाउसेस। अब देखिए, ये 9th हाउस यानी कि तीसरा त्रिकोण, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर का मतलब होता है दोस्तों मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध देवता। तो तीसरा योग कारक ग्रह कौन बना यहाँ पे, तो बुध देवता। आप इसको लिखिए। क्लियर है दोस्तों? तीसरा योग कारक ग्रह तुला लग्न की कुंडली में बने बुध देवता। तो कुंडली में जहाँ पे भी जिस हाउस में भी 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हुआ होगा मतलब वहाँ के स्वामी होते हैं बुध देवता, उस हाउसेस के स्वामी। तो आपको देखना है कि इस कुंडली में 3 नंबर और 6 नंबर कहाँ लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे 3 नंबर लिखा है और यहाँ पे 6 नंबर लिखा है। आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों हाउसेस को भी आप क्या कीजिए, काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इन हाउसेस को देखने की आवश्यकता नहीं है। बचे कितने हाउसेस,
1 2 3 4 5 6, यानी 12 घरों में 12 हाउसेस में 6 हाउस आपके कट गया। अब उन हाउसेस को देखने की आवश्यकता ही नहीं, बचे हम कितने 6 हाउसेस। ठीक है, अब आइए, तो यो कारक की श्रेणी में 3 ग्रह आ गए, शुक्र शनि और बुध। अब हम चलते हैं दोस्तों मारक ग्रह की श्रेणी में। तो मारक ग्रह की श्रेणी में कुंडली में वैसे ग्रह मारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं जिनको 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, इनमें से कोई एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। ठीक है, यानी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में एक घर मिला हो और त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो। त्रिकोण में कोई घर नहीं मिला हो का मतलब है 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का स्वामी नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों त्रिक भाव से। आप जानते हैं कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये 3 त्रिक भाव कहलाते हैं। ये कुंडली के सबसे बुरे भाव होते हैं। ठीक है, सबसे अशुभ घर जिसको आप बोलते हैं कुंडली में, वो 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस ही होते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों, ये 6th हाउस में, यानी कि पहला जो त्रिक भाव है यहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है दोस्तों मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी कौन होते हैं? तो बृहस्पति देवता। ठीक है, यहाँ देखिए मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में क्या बने? पहले मारक ग्रह बन गए। ठीक है, तो आप इनको लिखिए बृहस्पति देवता को मारक ग्रह की श्रेणी में। क्लियर है दोस्तों? और आप जानते हैं कि कुंडली में जहाँ पे भी 9 नंबर और 12 नंबर जिस भाव में भी लिखा हुआ होगा उस भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देवता। तो अब आपको क्या करना है, 9 नंबर और 12 नंबर जहाँ भी कुंडली में लिखा हुआ है उसको आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 9 नंबर लिखा, आप इसको काटिए, यहाँ पे 12 नंबर लिखा, आप इसको काट दीजिए। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, अब हमें दूसरा त्रिक भाव यानी 8th हाउस जहाँ की 2 नंबर लिखा है उसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही क्रॉस कर दिया है, जिसका डिसीजन तो पहले ही हो चुका है। ठीक है, तीसरा त्रिक भाव जो 12th हाउस है उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको मैंने पहले ही क्रॉस कर दिया है, काट दिया है। अब बचे कौन कौन से भाव दोस्तों? ये बचा आपका 2nd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। क्लियर है दोस्तों? अब मैं इससे पहले बता चुका हूं कि एक राशि के स्वामी वाले ग्रह जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, जिनको एक राशि का स्वामित्व प्राप्त होता है, अर्थात सूर्य जो होते हैं इनको सिर्फ और सिर्फ एक राशि का स्वामित्व मिला रहता है, वो है सिंह राशि। और चंद्रमा को भी ठीक उसी तरीके से सिर्फ एक राशि का स्वामित्व मिला होता है, मालिकाना हक मिला रहता है, वो है कर्क राशि का। तो इन ग्रहों के केस में ये एक और तरीके से मारक हो सकते हैं। अगर इनको 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस का भी स्वामित्व मिला हो तो क्या होंगे? ये ग्रह मारक होते हैं। ठीक है, 3, 6, 8 और 12 भावों में बैठे तो मारक होंगे ही। इसके अलावा 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस में भी अगर एक राशि के स्वामी वाले ग्रह को इनका स्वामित्व प्राप्त होगा इन घरों का, तो वो क्या होंगे? वो भी मारक की श्रेणी में आएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 11th हाउस में, ठीक है, 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब होता है दोस्तों सिंह राशि। ठीक है, 5 नंबर का मतलब होता है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य देवता। तो उसका मतलब सूर्य क्या है? एक राशि के स्वामी वाले ग्रह हैं और 11th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, तो उसका मतलब सूर्य देवता भी तुला लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, दूसरा जो मारक ग्रह बन गया है वो है सूर्य। क्लियर है दोस्तों? और आप इस हाउस को भी आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा नहीं मुड़ के देखना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कुंडली में दूसरा भाव और 7वां भाव जो होता है हमेशा मारक भाव कहा जाता है। ठीक है, दूसरा भाव, 2nd हाउस और 7th हाउस कुंडली में मारक भाव कहे जाते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसकी विस्तृत व्याख्या मैंने अपने पुराने एपिसोड्स में की है, आप जाइए उसको इजीली आप उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, वो बहुत बड़ा ही आसानी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, तो आप उसको देख सकते हैं, पूरे एपिसोड को देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप मेरे सभी एपिसोड को देखते हुए ही आइए, अदरवाइज़ क्या होगा, ये आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, आप इसको समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, ये 2nd हाउस है, ये 7th हाउस है। तो कुंडली में दूसरे भाव और 7वें भाव को कुंडली में मारक भाव बोला जाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ दूसरा भाव में? 8 नंबर और 7वां भाव में 1 नंबर। 1 नंबर और 8 नंबर जहाँ पे लिखा रहता है कुंडली में, उस भाव के स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है दोस्तों, कुंडली में जहाँ पे भी 1 नंबर और 8 नंबर लिखा रहेगा उस भाव के स्वामी होते हैं मंगल, उस घर के स्वामी मंगल होते हैं। ठीक है, और इनको जब दोनों ही घर मारक मिले, ठीक है, 2 राशि के स्वामी वाला ग्रह है मंगल, एक मेष राशि दूसरा वृश्चिक राशि, और दोनों ही इनको खराब भाव में मिल जाए, ठीक है, एक 2nd हाउस में एक 7th हाउस में, दोनों ही मारक भाव है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मंगल भी तुला लग्न की कुंडली में मारक ग्रह की श्रेणी में कंसीडर किए जाएंगे। तो आप तीसरा जो मारक ग्रह बना वो क्या हो गया आपका? मंगल।
ठीक है। तीसरा हमारा ग्रह हो गया दोस्तों आपका मंगल। अब आप क्या कीजिए, एक ये सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस जो है उसको भी क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ले देखे क्या बचा दोस्तों, एक घर तो बचा है, वो है आपका 10th हाउस। 10th हाउस में 4 नंबर की राशि बैठी है। 4 नंबर की राशि का मतलब होता है दोस्तों कर्क राशि, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, ठीक है। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो सम है भी कि नहीं। तो देखिए, सम ग्रह वैसे ग्रह होते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का स्वामित्व प्राप्त हो, और ना ही त्रिकोण के किसी घर का स्वामी हो, ठीक है। आई रिपीट, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सम ग्रह की श्रेणी में कुंडली में वैसे ग्रह आते हैं जिनको ना तो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस का स्वामित्व मिला हो, और ना ही त्रिकोण भाव का स्वामित्व मिला हो, यानी ना ही 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का स्वामित्व मिला हो। वैसे ग्रह क्या होते हैं कुंडली में, वो सम ग्रह की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो देखिए, चंद्रमा यानी कि जो कर्क राशि है, यानी 4 नंबर, ये ना तो 4 नंबर आपका ना तो 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में लिखा हुआ है, कहीं पे भी 4 नंबर नहीं लिखा हुआ है। यानी चंद्रमा को 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई स्थान नहीं मिला है, ठीक है। कर्क राशि नहीं है इन हाउसेस में, और ना ही त्रिकोण भाव में, यानी ना ही 1st हाउस और 5th हाउस और 9th हाउस में कहीं 4 नंबर लिखा है। यानी कि चंद्रमा जो है, इनको ना तो त्रिकोण में कोई घर मिला है, ना ही 3, 6, 8 और 12 यानी 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में कोई घर नहीं मिला है, ठीक है। इन दोनों में से कहीं पे भी इनको कोई घर नहीं मिला है। और अब जैसा कि जानते हैं कि चंद्रमा जो होता है एक राशि के स्वामी तो वाला ग्रह है, यानी कर्क राशि के स्वामी होते हैं, ठीक है। और एक राशि के स्वामी वाले ग्रह अगर 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में भी अगर 2nd हाउस, 7th हाउस और 11वें भाव के भी अगर स्वामी हो तो क्या होते हैं, मारक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। एक राशि के स्वामी वाले ग्रह को भी अगर 2nd हाउस, 7th हाउस या 11th हाउस में से किसी भी एक घर का स्वामित्व मिल जाए, मालिकाना हक मिल जाए, तो वो मारक कंसिडर किया जाता है। लेकिन चंद्रमा उस कंडीशन से भी बाहर है, क्योंकि चंद्रमा को ना तो 2nd हाउस में कोई घर मिला है, ना तो 7th हाउस में, ना ही 11th हाउस में। चंद्रमा को घर कहाँ मिला है, तो 10th हाउस में। तो उसका मतलब चंद्रमा जो होगा तुला लग्न की कुंडली में सम ग्रह की श्रेणी में कंसिडर किया जाएगा। तो आप यहाँ पे आप लिख दीजिए, सम ग्रह की श्रेणी में जो एक ग्रह कंसिडर किया गया वो है चंद्रमा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से तुला लग्न कुंडली में 3 ग्रह योग कारक बने, शुक्र, शनि, बुध, 3 ग्रह मारक बने, बृहस्पति, सूर्य और मंगल, और एक ग्रह जो हुए वो सम बने, वो है चंद्रमा, ठीक है। अब आप चंद्रमा वाले हाउस को भी आप क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए। आउट ऑफ 12 ऑल 12 हाउसेस आर कंप्लीट, ठीक है। आप कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोस्तों क्या है, एलिमिनेशन प्रोसेस, ऑप्शंस, जैसे जैसे एक एक हाउस के बारे में, एक एक ग्रह के बारे में डिसीजन होता जाए, आपको क्या कीजिए, उस ग्रहों को और उस हाउसेस को क्रॉस करते जाइए, ठीक है, ताकि किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, ऑप्शंस जितने ज़्यादा दिखते हैं ना, कंफ्यूजन उतनी ज़्यादा बढ़ती है। आपने कभी फील किया होगा एग्जाम वगैरह में, ठीक है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, अगर 2 ऑप्शन रहे ना तो सही होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, ठीक है, आइदर ए और बी। लेकिन जब ऑप्शन ए, बी, सी, डी रहे ना, तो 4 में जब आप जाओगे तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन होता है, और जब 4 से ज़्यादा हो जाए तब तो तुक्का सही नहीं लगता दोस्तों। तो खैर, यहाँ तुक्के लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये आप कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कीजिए, हर लग्न कुंडली में इम्प्लीमेंट कीजिए, ये आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है, टेक्निक पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा एपिसोड वाकई पसंद आया हो और वाकई आपको सब कुछ समझ में आया हो, तो आप मेरे चैनल्स को और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।